चलते हैं, देखेंगे सिंचाई। ठीक है, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, सबसे पहले आप लोग जानते हैं। यह 70% जनसंख्या आज भी मतलब क्या होती है, कृषि पर मतलब मुख्यतः क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है, बिहार एक ऐसा उष्ण मानसूनी जलवायु, बिहार की जलवायु कैसी है, उष्ण मानसूनी जलवायु है। यहाँ कृषि मुख्यतः मानसूनी पे आधारित है। ठीक है, कृषि किस पे आधारित है बिहार की, मानसून पे आधारित है, परंतु मानसूनी वर्षा की प्रकृति एवं मात्रा एक समान नहीं है। अतः कृषि के लिए बिहार में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। बिहार में प्राचीन काल से सिंचाई द्वारा कृषि करने की परंपरा रही है। सामाजिक चेतना तथा अधिक उत्पादन की लालसा में सिंचाई के नए साधनों को भी बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, अब मतलब बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन सा है। ठीक है, तो हमने तो एक देखा बिहार में जो कि मतलब सिंचाई जो होती है किस पे आधारित होती है, मानसून पे आधारित, किस पे, मानसून पे मांग आधारित होती है। लेकिन क्या मानसून हमेशा तो नहीं रहता है, और मतलब सब जगह एक समान इसका मात्रा तो नहीं है। तो सिंचाई के साधन में देखेंगे तो बिहार में मुख्यतः सिंचाई का साधन कौन कौन है, बताएंगे कौन कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है। बिहार में मुख्यतः सिंचाई के साधन की बात करेंगे तो नहर है, तालाब है, नलकूप है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कुआं। कुआं के द्वारा सिंचाई होती है। ठीक है, ये सारे चीजों का आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्या है, नहर नलकूप। है, तालाब है, नलकूप। नलकूप, अरे नहीं होता उसमें, खेत में जाते हैं, पानी। बोंडिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वही बोर बोलते मोटर से। बोरिंग, क्या बोलते हैं उसको, बोर। खेत में नहीं होता, नहीं देखना बोरेल पाइप नहीं बोरेल। निकला हुआ रहता, बोरिंग, उसी को बोलते हैं। कुआं के द्वारा सिंचाई होती है, जिसमें सर्वाधिक हिस्सा किसका, नलकूपों का है। ठीक है, उसके बाद नहर का, उसके बाद स्थान है। ठीक है, पूछेगा बिहार में सर्वाधिक सिंचाई क्या चीज से होती है, तो नलकूपों से होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, बिहार में मुख्य तथा मध्यम सिंचाई, तो बिहार में कुल जल क्षेत्र का 3.5 लाख हेक्टेयर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.8% है। तो बिहार में कुल जल क्षेत्र कितना है, तो 3.52 लाख हेक्टेयर, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, 3.8% है। ये राज्य में नलकूप की सिंचाई का मुख्य साधन है, इसके द्वारा। ठीक है, 63.9% क्षेत्र पे सिंचाई की जाती है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, तो नलकूपों के द्वारा होती है। कितना होती है, तो 9 9%। प्रतिशत कितना होता है, 63.9% क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है। नहरों के द्वारा कितनी सिंचाई होती है, तो 30.7% क्षेत्र पे सिंचाई की जाती है नहरों के माध्यम से। तो सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों के द्वारा, दूसरे नंबर पे किसके द्वारा सिंचाई, नहरों के द्वारा। नहर। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र 54.93 हेक्टेयर है, जो कि 2009-10 में, ठीक है, 44.33 लाख हेक्टेयर था। सर्वाधिक 3.4 लाख हेक्टेयर सकल सिंचित क्षेत्र में रोहतास जिले में, और सबसे कम की बात करेंगे तो कहाँ पे है, शिवहर में। ठीक है, शिवहर में कितना, 0.26 लाख हेक्टेयर शिवहर में। अगर पूछा सर्वाधिक, सर्वाधिक सकल सिंचित क्षेत्र कहाँ पे है, रोहतास जिला में। कहाँ पे है, रोहतास जिला में। और सबसे कम कहाँ पे है, तो सबसे कम शिवहर में है। ठीक है, बिहार की चरम सिंचाई क्षमता की बात करेंगे तो 117.54 लाख हेक्टेयर है। कितना है, बिहार में चरम सिंचाई क्षमता की कितना है, तो ध्यान रखेंगे 117.54 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान में रखना है। बिहार में खरीफ, रबी एवं गर्मा फसलों की सिंचाई किसके द्वारा की जाती है, नहरों के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये नहरें सोन, गंडक, कोसी आदि नदियों में बांध बना के निकाली जाती है। ठीक है, नहर कहाँ से निकलेगी, नदी से ही निकलेगी ना। बिहार में कृषि रोड मैप के अनुसार प्रस्तावित कृषि उत्पादन का स्तर हासिल करने के लिए 2022 तक 209% सिंचाई संगठन की जरूरत है। इसके 2022 तक 130.9 लाख हेक्टेयर जमीन के लिए सिंचाई सुनिश्चित हो चुकी। तो छोड़ दीजिए, नया कृषि रोड मैप जो आया कितने नंबर का और कब से कब तक रहेगा, कैमा कृषि रोड मैप है ये, अच्छा है सर। 4th 2022। है, कब तक रहेगा, 2028। 28 तक। इसका उद्घाटन किसने किया, द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति जी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पटना में किया गया इसका उद्घाटन, आप इसे याद रखें। बिहार में अग्रलिखित स्रोतों का मुख्य रूप से सिंचाई की बात करेंगे, नहर, नलकूप, सबसे ज्यादा किससे होता है, नलकूप से होता है, नहर से भी होता है, कुआं है, तालाब है, नदी है। ठीक है, आहर पाइन पाइन है। ठीक है, अन्य स्रोत है। ठीक है, इन सारी चीजों से क्या होता है, बिहार में सिंचाई होती है।
आप देखिए नहरों के द्वारा किस प्रकार से सिंचाई होती है, ठीक है। तो नहरों के द्वारा सिंचाई की बात करेंगे तो बिहार के उत्तरी भाग में मिट्टी क्या होती है, मुलायम होती है। और जमीन की ढाल मतलब क्या होती है, मंद होती है, ठीक है। तो बिहार के उत्तरी भाग में मिट्टी मुलायम होती है, जमीन की ढाल मंद होती है तथा सदा प्रवाही नदियां होती है, इसलिए वहां नहर की सिंचाई में प्रमुख साधन के रूप में अपनाया गया है, ठीक है। तो बिहार के उत्तरी भाग में जो नदी जो होती है, हिमालय से निकलने वाली नदी होती है, उसमें सदा जल का प्रभाव होता है कि नहीं। अब बिहार में दो प्रकार की नहरें मुख्यतः पाई जाती है, एक होता है नित्यवाही नहरें, क्या होता है, नित्यवाही नित्यवाही। नहरें, वह नहरें जो वर्ष भर में जल के लिए परिपूर्ण रहती है। इन नहरों का उद्गम या तो सदा प्रवाही नदियों से है अथवा बांधों पर निर्मित कृत्रिम जलाशयों से होता है, ठीक है। उत्तरी बिहार की अधिकांश नहरें इसी प्रकार की, कौन सा, नित्यवाही नहर। नित्यवाही नहर में क्या होगा, पानी हमेशा रहेगा या फिर कभी कभी रहेगा, हमेशा रहेगा, ठीक है। क्योंकि इन नहरों का उद्गम या तो सदा प्रवाही नदियों से अथवा बांधों पर निर्मित कृत्रिम जलाशयों से होता है। अब बांध में क्या होता है, पानी हमेशा स्टॉक रहता है, तो इसमें कभी भी पानी की कमी नहीं होती है। और दूसरा नदी जो है, दूसरा नहर जो है अनित्यवाही नहर है, ये मौसमी नहर है जो सीधे नदियों से निकलती है। अब वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ के अतिरिक्त, ठीक है, जल ये नहरें प्रभावित होती है। ये ऐसी नहरें हैं जो कि डायरेक्ट मतलब कहाँ से, नदी से निकलती है। अब नदी से निकलेगी तो नदी जब अपने लेवल में रहेगी तो नहर में पानी तो जाएगा नहीं, लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु होगा तो नदी का जल स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा, नहर में पानी प्रवाहित होने लगता है, ठीक है। तो उस समय आपको यहाँ पे पानी आपको देखने को क्या होगा, मिलेगा। आप चलेंगे बिहार में नहरों के माध्यम से कृषि करने का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है, ठीक है। बिहार में नहरों के माध्यम से कृषि करने का उल्लेख कहाँ मिलेगा, पुराणों में मिलेगा। परंतु बिहार में आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली की सबसे पहले नींव जगह सोन नहर का निर्माण हुआ। कब हुआ सोन नहर का निर्माण, इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी है, ठीक है। कब है सोन नहर का निर्माण, कब हुआ, 1874 में, ठीक है। ध्यान में रखेंगे 1874 एडी, ठीक है, ईस्वी। आप चलेंगे सोन परियोजना। सोन परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। इसके अंतर्गत बिहार की सबसे प्राचीन सोन नहर का निर्माण सोन नदी पे किया गया 1873-74 ईस्वी में, डेहरी नामक, ठीक है, डेहरी नामक स्थान पर किया गया। सोन नदी से दो नहरें निकाली गई, पूर्वी सोन नहर तथा पश्चिमी सोन नहर, ठीक है। तो डेहरी नामक सोन डेहरी परियोजना के नाम से भी जानते हैं। नींव कब रखी गई है, 1873-74 में रखी गई थी, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, तो यहाँ से दो नहरें निकलती है, एक को बोलते हैं पूर्वी सोन नहर और दूसरी को क्या बोलते हैं, पश्चिमी पश्चिमी सोननाथ। सोन नहर। क्या बोलते हैं दूसरी को, पश्चिमी सोन नहर कहते हैं, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। पूर्वी सोन नहर की बात करेंगे तो यह नहर सोन नदी के दाहिने किनारे से, ठीक है, वारुण नामक स्थान से 1875 ईस्वी में निकाली गई। इसकी लंबाई 130 किलोमीटर है, जो पटना के पास गंगा में मिल जाती है। यह एक इसी के संबद्ध नहर है, जिसे औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद आदि जिलों में 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर मतलब क्या होती है, सिंचाई होती है इस नहर से, ठीक है। तो बात करें पूर्वी सोन नहर की लंबाई कितनी है तो क्या बताएंगे, 130 किलोमीटर। 130 किलोमीटर है। कितनी है लंबाई, तो 130 किलोमीटर है, ठीक है, जो पटना के पास गंगा में मिल जाती है। यह एक संबद्ध नहर है, इसे औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद आदि जिलों में सिंचाई होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कहाँ से निकलते हैं, यह नहर सोन नदी के दाहिने किनारे से बारून नामक स्थान से निकलती है। कब निकाली गई थी, 1875 में निकाली गई थी, ठीक है। अब आते हैं पश्चिमी सोन नहर। तो पश्चिमी सोन नहर सोन नदी के दक्षिण की ओर से निकाली गई है। यह नहर पुनः 3 उपशाखाओं में विभाजित हो जाती है। पहली शाखा आरा तक गई है, जो भोजपुर जिलों को सिंचित करती है। दूसरी शाखा बक्सर जिलों को सिंचित करती है। और तीसरी शाखा की बात करें, चौसा डुमराव में है, ठीक है। ये तीनों नहर भोजपुर, बक्सर तथा रोहतास जिलों की लगभग 3 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है, ठीक है। तो सोन नहर की बात करेंगे, पश्चिमी सोन नहर, तो पश्चिमी सोन नहर सोन नदी की दक्षिण से निकलती है, ठीक है। पूर्वी वाला किधर से निकलती है, तो पूर्वी नगर दाहिने से निकलती है, ठीक है। ध्यान रखें, ये सोन नदी के दक्षिण की ओर से निकाली गई है। यह नहर पुनः 3 उपशाखा में विभाजित होती है। पहली शाखा आरा तक गई है, जो भोजपुर जिले से सिंचित होती है, भोजपुर जिलों को सिंचित करती है। दूसरी शाखा बक्सर जिलों को सिंचित करती है। तीसरी शाखा चौसा को सिंचित करती है, ठीक है। चौसा डुमराव शाखा, ये तीनों नहर भोजपुर, बक्सर, रोहतास को सिंचित करती है। किसको किसको, भोजपुर, बक्सर, बक्सर। रोहतास को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका सोन से प्रश्न हुआ, ठीक है। सोन का नहर निर्माण कब शुरू हुआ था, 1873-74 में हुआ था। पहली बार नहर जो थी यहाँ से 1875 में निकाली गई थी, पूर्वी सोन नहर। लंबाई की बात करेंगे 130 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते कोसी परियोजना, आते क्या आते हैं, कोसी परियोजना, ठीक है। भारत सरकार तथा नेपाल सरकार संयुक्त परियोजना है, ध्यान में रखिएगा। भारत सरकार तथा नेपाल सरकार की आपसी सहमति के आधार पर 1954 में कोसी परियोजना की शुरुआत की गई, ठीक है। 1965 में यह बनकर तैयार हुआ। कब शुरू की कोसी परियोजना,
कब शुरू की गई? ठीक है, 1954 में शुरू की गई, लेकिन बनकर कब तैयार हुआ? 1965। ठीक है, किन किन दो देशों में है ये परियोजना? किन दो देशों का परियोजना है ये? नेपाल। भारत और नेपाल पे। इस परियोजना के अंतर्गत 3 नहरों का निर्माण किया गया, पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी या राजपुर नहर। ठीक है, राजपुर नहर जो है किस परियोजना का भाग है, तो क्या बताएंगे? कोशी परियोजना का। बिल्कुल, कोसी परियोजना के भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 प्रकार की नहरें निकाली गई। ठीक है, पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी या राजपुर नहर। ठीक है, आप देखेंगे पूर्वी कोसी, ये हनुमान नगर जलाशय के पूर्व से निकली पूर्वी कोसी नहर की मुख्य शाखा की लंबाई 44 किलोमीटर है। इसकी 4 शाखाएं: मुरलीगंज नहर 64 किलोमीटर, जानकी नहर की बात करेंगे 82 किलोमीटर। ठीक है, बात करेंगे पूर्णिया नहर 64 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखें, तथा अररिया नहर 58 किलोमीटर। इस नहर की कुल लंबाई 340 किलोमीटर है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? किताब में देखना कितना है। इतना ही है सर, 340 किलोमीटर। अच्छा, ठीक है, मतलब बात करें पूर्वी कोशी नहर के हनुमान नगर जलाशय के पूर्व से निकलती है। ध्यान रखें, हनुमान नगर जलाशय के पूर्व में निकलती है। ठीक है, और कोसी नहर की मुख्य शाखा की लंबाई की बात करें मात्र 44 किलोमीटर है। इसकी 4 शाखाएं की बात करें, मुरलीगंज नहर है, जानकी नगर नहर है, पूर्णिया नहर है तथा अररिया नहर है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 340 किलोमीटर है। हमारे पश्चिमी कोसी नहर यह हनुमान नगर जलाशय के पश्चिमी से निकलती है, ये भी हनुमान नगर से, ये भी हनुमान नगर से। ठीक है, निकाली गई, जिसकी कुल लंबाई 115 किलोमीटर है। इसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल जिले की मुख्य भूमि की सिंचाई की जाती है। इसमें दरभंगा जिले की लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई इसी से होती है। तीसरा शाखा की बात करेंगे, राजपुर नहर, ये कोशीनगर की उप शाखा है। ठीक है, प्रशाखाओं सहित 366 किलोमीटर लंबी इस नहर से खगड़िया, सहरसा जिले की लगभग 1.60 हेक्टेयर भूमि पे सिंचाई की जाती है। राजपुर नहर की 4 उप शाखा है, एक मधेपुरा उप शाखा है। ठीक है, गम्हरिया उप शाखा है, सहरसा उप शाखा है और सुपौल उप शाखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कोसी परियोजना भी हुआ। ध्यान में रखिएगा, एक कोसी परियोजना भारत और किन देशों के बीच में है? नेपाल। कब बनकर तैयार हुई थी? 1965 में। तो निर्माण होना कब शुरू हुआ था? 1954। 1954 में निर्माण होना शुरू हुआ था। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखें। ठीक है, चलो, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, आगे चलेंगे तो ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे चलेंगे, अब चलते गंडक परियोजना। ठीक है, क्या होता है गंडक परियोजना? ठीक है, भारत सरकार का सहयोग से बिहार उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, गंडक परियोजना किसका है? तो भारत सरकार की तरफ से बिहार तथा उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना गंडक परियोजना है। ठीक है, इसमें नेपाल भी शामिल है। ठीक है, 1959 ईस्वी के समझौते के आधार पर नेपाल को भी इसका लाभ दिया जा रहा है। ठीक है, तो गंडक परियोजना में तीन तीन हो गया। ठीक है, एक बिहार, उत्तर ठीक है, प्रदेश। प्लस यूपी, प्लस क्या हो गया? नेपाल हो गया। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, 3 हो गए। ठीक है, और 1959 में इसका समझौता के अनुसार नेपाल को भी इसका लाभ मिल रहा है। ठीक है, परियोजना की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत वाल्मीकि नगर बिहार में बांध का निर्माण त्रिवेणी घाट नामक स्थान पर किया गया है। ठीक है, वाल्मीकि नगर आपको कहाँ पे पड़ता है? पूर्वी पश्चिमी चंपारण में पड़ेगा, बेतिया में पड़ता है। ठीक है, वाल्मीकि नगर। ठीक है, ध्यान रखें, तो यहाँ पे क्या किया? बांध का निर्माण किया गया त्रिवेणी घाट नामक स्थान पर 1969-70 में। बांध का आधा भाग बिहार में तथा आधा भाग कहाँ पे? नेपाल में। ठीक है, गंडक परियोजना बिहार में, ठीक है, भैंसा लोटा नामक स्थान पर गंडक नदी पे, ठीक है, ऊपर 837.8 मीटर लंबे बैराज का निर्माण किया गया। इसी बैराज के दोनों तरफ पश्चिमी तथा पूर्वी गंडक निकाली गई है। ठीक है, 2 गंडक, एक पश्चिमी एक पूर्वी। ठीक है, ध्यान में रखें, इसी पे है। ठीक है, और कहाँ पे इसका निर्माण किया गया? बिहार के भैंसा लोटा नामक स्थान पे गंडक नदी पे 837.8 मीटर लंबे बैराज का निर्माण किया गया। ठीक है, भैंसा लोटन में गंडक नदी प्रवेश भी करती है नेपाल से। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, कहाँ की प्रमुख नदी है? बिहार में ही बहती है, लेकिन आती नेपाल से। ठीक है, भैंसा लोटन नामक स्थान पे ही प्रवेश करती है। ठीक है, क्या बोलते हैं? बांध का निर्माण कहाँ पे किया गया? त्रिवेणी घाट नामक स्थान पे 1969-70 में किया गया। कब किया गया? तो 1969-70 में बांध का निर्माण किया गया, लेकिन इसका लाभ नेपाल में भी, नेपाल को भी मिलता है, क्योंकि इनके साथ समझौता हमारा हो रखा है 1959 में। ठीक है, आगे चलेंगे। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत 2 नहरें निकाला गया, एक पूर्वी त्रिवेणी नहर और दूसरा जो होता है क्या होता है? पश्चिमी त्रिवेणी नहर। ठीक है, याद रहेगा कौन सा 2 परियोजना है? एक पूर्वी त्रिवेणी नहर और दूसरा क्या है? पश्चिमी त्रिवेणी नहर। ठीक है,
आप चलेंगे पूर्वी त्रिवेणी नहर क्या होता है? पूर्वी त्रिवेणी नहर जिसे मतलब कौन सा नहर कहते हैं? जिसको तिरहुत नहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसका? तिरहुत नहर। तिरहुत नहर कहते हैं, ठीक है। तो पूर्वी त्रिवेणी नहर को क्या बोलते हैं? तिरहुत नहर भी कहते हैं। इसका निर्माण 1904 में हुआ। इसकी कुल लंबाई 293 किलोमीटर है। इस प्रणाली में 6.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। इस नहर में पूर्वी चंपारण, पश्चिम मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर आदि नहरों जिलों में सिंचाई होती है। इस नहर में सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने वाला जिला की बात करेंगे तो पश्चिमी चंपारण है। कौन सा? वेस्ट चंपारण, ठीक है, क्योंकि वहीं से निकलती है। तो पूर्वी त्रिवेणी नहर की बात के निर्माण 1904 में तो हुआ, लेकिन इससे लाभ किसे मिल रहा है? तो ध्यान में रखेंगे पश्चिम चंपारण को, ठीक है, सर्वाधिक लाभ। अब आते हैं पश्चिमी त्रिवेणी नहर, ये उत्तर प्रदेश की तरफ चला जाता है, ठीक है। पश्चिमी त्रिवेणी नहर की कुल लंबाई 200 किलोमीटर है, जिसका नेपाल में 19 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 112 किलोमीटर तथा बिहार में कितने किलोमीटर है? ठीक है, 69 किलोमीटर है। तो ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना था? गंडक परियोजना की बात करेंगे तो जहां से त्रिवेणी नहर निकाली गई है, तो त्रिवेणी नहर में पूर्वी त्रिवेणी नहर, ठीक है, पश्चिमी त्रिवेणी नहर। तो पश्चिमी त्रिवेणी नहर तीनों में बसता है। ये पूर्वी त्रिवेणी नहर तो मुख्यतः बिहार में ही रह जाती है, लेकिन पश्चिमी त्रिवेणी नहर कहाँ जाती है? बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में, नेपाल में भी जाती है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 112 किलोमीटर, बिहार में 69 किलोमीटर और नेपाल में मात्र 19 किलोमीटर, ठीक है। और इसको किस नहर के नाम से जानते हैं? इसको सारण नहर के नाम से जानते हैं। पश्चिमी त्रिवेणी नहर को किस नाम से? सारण से। अब पूर्वी को किस नाम से? तो पूर्वी को तिरहुत के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं? तो पूर्वी को किस नाम से जानते हैं? तिरहुत के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? तिरहुत के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी को सारण के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे जो सिंचित जो जिला होता है सारे के सारे सारण प्रमंडल में, सारण प्रमंडल के गोपालगंज, सारण सिवान है। इस नहर प्रणाली में 4.84 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। गंडक परियोजना के अंतर्गत दो और नहर पूर्वी नेपाल नहर और पश्चिमी नेपाल नहर स्थित है, लेकिन दोनों नहर नेपाल में स्थित है। पश्चिमी नेपाल नहर पे ही नेपाल में सूरजपुरा में जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है, जबकि पूर्वी नेपाल नहर पे वाल्मीकि नगर में, ठीक है, जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया। इन दोनों जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता 15-15 मेगावाट की है। कितनी है? तो मात्र 15-15 मेगावाट की दोनों की मतलब क्या है? क्षमता है। ये आप ध्यान में रखोगे। अन्य नहर की बात करेंगे तो ढाका एवं तिउर नहर, ढाका एवं तिउर की नहर, ये चंपारण जिले के अंतर्गत है, जो कि ललबकिया एवं तिउर नदियों से निकाली गई है। इस नहर में लगभग 25,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। कितनी सिंचाई होती है? तो ध्यान में रखेंगे 25,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई आपको इस नहर में आपको मुख्यतः होती है, ठीक है। उसके बाद कमला नहर की बात करें, कहाँ से निकलेगा? तो दरभंगा जिले के उत्तरी भाग में कमला नदी से निकाली गई है। इस नहर के द्वारा कहाँ पे सिंचाई होती है? मधुबनी में सिंचाई होती है। सकरी नहर की बात करेंगे तो इस नहर का निर्माण 1950 में हुआ था। इसी नहर से मुंगेर, गया, पटना आदि जिलों में भूमि की सिंचाई होती है। सकरी नहर। मयूराक्षी नहर की बात करेंगे तो इस नहर द्वारा बिहार के लगभग 25.13 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का कार्य किया जाता है, मयूराक्षी नहर। तो ये सारे के सारे क्या थे? प्रमुख नहर थे, ठीक है। एक बार मैं सारे नहर को आपको रिवीजन करवाता हूँ, आप लोग बताइएगा जरा, ठीक है। तो सबसे पहले बिहार में सबसे प्रमुख सिंचाई का साधन क्या है? तो क्या बताएंगे? नलकूप। उसके बाद नहर। ठीक है, नलकूप से कितना प्रतिशत सिंचाई किया जाता है? 63। 100%, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्र पे, कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर, ठीक है, जल क्षेत्र है? 3.8%, ठीक है, ध्यान में रखें, 3.8%, ठीक है। और 63.9% क्षेत्र पे किससे सिंचाई की जाती है? नलकूपों से, ठीक है। नहरों से सिंचाई कितने प्रतिशत भाग पे की जाती है? 30.7। में है? रोहतास। जिला में है? शिवहर। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बिहार में खरीफ, रबी तथा गर्मा फसलों की सिंचाई किसके द्वारा की जाती है? नहर के द्वारा। नहर से, ठीक है। किनकी नदी पे बिहार से नहर निकाली गई? किस किस नदी पे नहर निकाली गई है? सोन नदी। सोन, गंडक, कोसी, 3 प्रमुख नदी से क्या की गई? यहाँ से नहरें निकाली गई, ठीक है। ध्यान रखेंगे। नहरों का सिंचाई की बात करेंगे तो नित्यवाही नहर का क्या खूबी है? नित्यवाही नहर का क्या खूबी है? वर्ष भर जल से परिपूर्ण रहती है, ठीक है, क्योंकि इसका उद्गम कहाँ से होता है? सदा प्रवाही नदियों से होता है। अनित्यवाही नहरें की क्या होती है? सीधे नदियों द्वारा निकाली जाती है।
देखेंगे तो ये सीधे नदियों से निकाली गई है। वर्षा ये मौसमी नहरें है जो सीधी नदियों से निकाली गई है, ठीक है। वर्षा में जब बाढ़ आता है, वर्षा की वजह से जो नदियों में बाढ़ आता है तो उसके बाद उसका अतिरिक्त जल जो होता है ना ये नहर में आता है, बाकी समय सूखा रहता है, ठीक है। सोन नहरों का निर्माण किस बार शुरू हुआ? 1874। ठीक है। सोन नहर को कितने नहरें निकाली गई सोन से? दो। दो। पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी सोन तथा पश्चिमी सोन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। परियोजना नहरें में अंतर होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। परियोजना तो बन गया, ठीक है, पहले नहर वहां से बाद में निकालेंगे। समझ रहे, मतलब समझिए घर बन गया, ठीक है, ये घर है, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं जिस समय घर बना वहां पे रास्ता भी है, घर बनने के 10 साल बाद भी यहाँ से रास्ता निकाला जा सकता है, ठीक है। इसलिए कहीं कहीं पे डेट अगर फिक्स गलत मतलब लगे से मतलब ये गलत तो नहीं दिया तो नहीं, गलत नहीं होगा। परियोजना और नहरें में अंतर होता, परियोजना पहले बन गया, नहरें वहां से बाद में निकाली गई, ठीक है। तो सबसे पहले 73-74 में बनकर हुआ तैयार, ठीक है। 75 में यहाँ से क्या निकाली गई? तो यहाँ से एक पूर्वी सोन नहर यहाँ से निकाली गई 75 में। क्या निकाली गई? तो पूर्वी सोन नहर यहाँ से निकाली गई 75 में निकाली गई, ठीक है। किस स्थान से निकाली गई पूर्वी सोन नहर? वारुण। लंबाई कितनी है पूर्वी सोन की? 130 किलोमीटर। 130 किलोमीटर। औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद आदि को मतलब प्रभावित करती है, मतलब उनको सिंचाई के लिए सुविधा प्रदान करती है। पश्चिमी सोन नहर कहाँ से निकलती है? ये सोन नहर के सोन नदी के दक्षिण से निकलती है। दक्षिण की ये ओर। 3 उपशाखाओं में विभाजित होती है। पहली शाखा, ठीक है, भोजपुर जिलों को सिंचित करती है। दूसरी शाखा बक्सर को और तीसरी चौसा को, ठीक है। ये भोजपुर, बक्सर तथा रोहतास को मुख्यतः मतलब क्या करती है? सिंचित करती है, ठीक है। कोसी परियोजना किनके बीच में? कोसी परियोजना नेपाल और भारत के बीच। रखिएगा, ठीक है। तो भारत सरकार ने नेपाल की आपसी सहमति कर 1954 में कोसी परियोजना की शुरुआत की गई, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जो कि बनकर कब तैयार हुई? तो 1965। 1965 में तैयार हुए, ठीक है। 3 नहरें का निर्माण यहाँ पे किया गया, पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी, एक राजपुर नहर, ठीक है। पूर्वी कोसी कहाँ से निकलता है? हनुमान नगर जलाशय के पूरब से निकाली गई कोसी नहर। मुख्य शाखा की लंबाई कितनी है? 44। 54 किलोमीटर है। मुख्य शाखा 44 किलोमीटर है, ठीक है। ये 4 शाखाओं में बट जाती है, ठीक है। मुरलीगंज नहर हो जाता है, ठीक है, जानकी नगर होता है, ठीक है, पूर्णिया नहर होता है, अररिया नहर होता है, ठीक है। कुल लंबाई कितनी है इसकी? 304 किलोमीटर। 340 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, ये डाटा मुझे डाउट लग रहा है अभी तक भी इसमें। देखिए ना, सब जोड़ करके 304 के लगभग में आएगा ना। 814 100। करने के लिए उस समय भी बोले चेक करने के लिए। हाँ तो वही लगभग आएगा सर। देखिए ना इसको जोड़ करके। 30 से 40 तो हो ही नहीं सकता, उस समय बोले चेक कर लेने के लिए, गलत लिखा हुआ। इसका ऑफिशियल साइट खोल के देख रहा है। देख करके बताइए, ठीक है, पता नहीं चल रहा कितना है इसका तो टोटल। गूगल करके चेक करके बताइए कितना है, ठीक है। जो भी हो, ठीक है। पश्चिमी कोसी नहर की बात करेंगे तो कहाँ से निकलती है? हनुमान नगर जलाशय से निकलती है। हनुमान नगर जलाशय के पश्चिमी किनारे से निकाली गई है, ठीक है। कितनी लंबाई है? 115 किलोमीटर, ठीक है। राजपुर नहर की बात करें, इसी के एक उपशाखा है जिसकी लंबाई कितनी है? राजपुर नहर किसकी उपशाखा है? सोन का की मतलब गंडक का कि कोसी का? कोसी परियोजना है। कोसी का है, ठीक है। लंबाई कितनी है? 366। गंडक परियोजना किसे फायदा पहुंचाती है? किस राज्य की संयुक्त परियोजना गंडक? उत्तर प्रदेश। भारत और नेपाल। भी शामिल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1959 में समझौते के आधार पर नेपाल को भी इसका लाभ मिलता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। परियोजना के अंतर्गत किनका फोन बज रहा है? परियोजना के अंतर्गत वाल्मीकि
अरे माइक बंद कीजिए ना। ठीक है, परियोजना के अंतर्गत वाल्मीकि नगर बिहार में बांध का निर्माण त्रिवेणी घाट नामक स्थान पर किया गया है। और कब किया गया? 69-70 में किया गया था। ठीक है, परियोजना गंडक परियोजना की बात करेंगे तो बिहार में किस नामक स्थान पे स्थित किस नदी पर है, तो क्या बताएंगे? भैंसालोटन स्थान पे है। ठीक है, किस नदी पे है? गंडक नदी पे है। आप हाइट ऊंचाई की बात करें, कितनी ऊंचाई इसकी? तो 837.8 मीटर। ठीक है, कितनी नहरें निकाली गई? पूर्वी त्रिवेणी निकाली गई, पश्चिमी त्रिवेणी निकाली गई। ठीक है, पूर्वी त्रिवेणी नहर को कौन सा नहर कहते हैं? तिरहुत नहर। तिरहुत कहते हैं। इसका निर्माण कब हुआ? 1904 में। ठीक है, लंबाई कितनी है? 293 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान में। पश्चिमी त्रिवेणी नहर को किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी त्रिवेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? 200 किलोमीटर। 112 उत्तर प्रदेश में, 69 बिहार में, और मात्र 19 किलोमीटर नेपाल में होगा। ठीक है, क्यों कहते हैं सारण नहर? क्योंकि सारण प्रमंडल के जिला इससे क्या होता है? लाभान्वित होता है। ठीक है, ढाका एवं तीर की नहर की बात करेंगे, चंपारण जिले के अंतर्गत आते हैं। कमला नहर दरभंगा जिला में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सकरी नहर की बात करेंगे, पटना, गया, मुंगेर को फायदा होता है। मयूराक्षी नहर की बात करेंगे तो ये नहर बिहार के लगभग, ठीक है, 25.13 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का कार्य करती है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, आप चलेंगे नलकूपों से सिंचाई, जो कि कल के क्लास में पढ़ेंगे। जो भी रह गया नलकूप वगैरह की सिंचाई की बात करेंगे तो कल के क्लास में पढ़ेंगे। करवा दूं नलकूप की सिंचाई? नलकूप है, कुआं है, तालाब है, बहुत बचा हुआ अभी। रहने दो। रहने दो। नलकूप करवा देंगे। करवा दूं? चलिए ठीक है। बिहार में नलकूपों से सिंचाई की देखेंगे। बिहार में पहले विविध स्रोतों के द्वारा सिंचाई की जाती थी, परंतु नलकूपों के विकास में विविध स्रोतों पे अपना आधिपत्य काम कर लिया। भूमिगत जल के उच्च स्तर वाले क्षेत्रों में ही नलकूप लगाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान में। कहाँ पे लगाए जाते हैं? तो भूमिगत जल के उच्च स्तर, जहां पे मतलब क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर अच्छा होगा, वहीं पे ना लगाएंगे। जहाँ पे सूखा स्थल पे नल लग सकता है क्या? नहीं लग सकता है। बिहार के मैदान भाग में नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। निजी और सरकारी नलकूपों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। कहाँ पे होता है? तो नलकूपों से सबसे अधिक सिंचाई समस्तीपुर, सीतामढ़ी तथा बेगूसराय जिलों में की जाती है। सारण, सिवान, गोपालगंज, चंपारण, वैशाली, सहरसा, दरभंगा, भोजपुर, नवादा जिलों में यहाँ गेहूं, ठीक है, यहाँ गेहूं और धान की मुख्यतः फसलें उगाई जाती है। यहाँ नलकूप ज्यादा कारगर पाए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। समझ गए? तो नलकूपों से सबसे अधिक सिंचाई कहाँ पे होती है? समस्तीपुर। कहाँ पे होती है? समस्तीपुर में होती है। ठीक है, ध्यान में। कहाँ पे होती है? समस्तीपुर में होती है। अब चलेंगे कुओं से सिंचाई। ठीक है, बिहार का ये पुराना साधन है। ठीक है, गंगा के मैदानी भाग में भूमि के जल का स्तर काफी ऊंचा है। कई स्थलों पे मात्र 7 फीट के आसपास जमीन खोदने पर, ठीक है, पानी का स्रोत मिल जाता है। कुआं 2 प्रकार का होता है। एक होता है कच्चा कुआं, तो दूसरा होता है पक्का कुआं। ठीक है, कच्चा कुआं ये अस्थायी प्रकार का होता है। जरूरत पड़ने पर खेत के एक कोने में खोद दिया जाता है। गंगा के मैदानी भाग में रबी तथा ईख उत्पादन करने वाले क्षेत्र में अस्थायी कुआं आपको देखने को मिलता है, सिंचाई के लिए करते हैं। एक होता है पक्का कुआं। ठीक है, इस प्रकार के कुएं ईंटों तथा पत्थरों द्वारा निर्मित होते हैं। ये अस्थायी कुआं कहलाते हैं। उपयुक्त दोनों प्रकार के कुएं से पानी खींचने के लिए लाठा कुंडी, डैंगी, रहट आदि उपकरणों का प्रयोग। रहट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी है। लाठा कुंडी क्या होता है? कुआं से पानी निकालने का। डैंगी भी बनाते हैं कुआं से पानी निकालने के लिए। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। तालाब के द्वारा सिंचाई की बात करेंगे तो पहाड़ी एवं पठारी भागों में अधिकतर, ठीक है, तालाबों द्वारा सिंचाई किया जाता है। सिंचाई के साथ साथ मत्स्य पालन भी इसमें किया जाता है। ठीक है, तालाबों द्वारा सिंचाई का उपयोग पूर्णिया को छोड़कर सामान्य रूप में पूरे बिहार में होता है। ठीक है, पूर्णिया को छोड़कर कहाँ पे होता है? छोड़कर सामान्य रूप से पूरे बिहार में होता है, क्योंकि पूर्णिया में वर्षा का दर अधिकतम है, तो इसलिए तालाब से सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, पूर्णिया किस जिला के राज्य के साथ सीमा बनाता है? ये पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के साथ सीमा पूर्णिया, कटिहार और कौन बनाता है? किशनगंज बनाता है। ठीक है, तालाब द्वारा सिंचाई का क्षेत्र मात्र 2.7% है। तालाब का सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर? तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होता है? दरभंगा में। तो दरभंगा जिला में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके द्वारा नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक समस्तीपुर में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप चलेंगे, ये करवा दो, ये लास्ट ही है। ठीक है,
आहार एवं पानी द्वारा सिंचाई, ठीक है, आहार एवं पानी द्वारा सिंचाई। इसका निर्माण नदियों, नालों या फिर नहरों में सिंचाई हेतु मिट्टी खोदकर कृत्रिम प्रणाली से किया जाता है। गया, पटना, भागलपुर एवं मुंगेर जिलों में जमींदारों द्वारा पाइन निर्माण करके सिंचाई हेतु प्रयोग में लाई जाती है। वर्तमान में आहार एवं पानी द्वारा सिंचाई पटना, मुंगेर, शाहाबाद एवं दरभंगा में अधिक प्रतिशत में है, ठीक है। बिहार इस समय 20,938 ऐसी प्रणालियां है जिसमें से 17,683 कार्यशील हैं। यह प्रणाली दक्षिण बिहार के 17 जिलों में मौजूद है, जिनकी सर्वाधिक संख्या गया में है, ठीक है। और इसके बाद नवादा, उसके बाद बांका में है, ठीक है। सिंचाई की दृष्टि से दो प्रमुख फसल धान एवं गेहूं है, जिसके अंतर्गत कुल सिंचित क्षेत्र का 85% हिस्सा है, मतलब 85% केवल गेहूं और धान को सिंचित करने में लग जाता है। जिसमें से 44.50% धान और 29.50% गेहूं के अधीन है तथा 7.44% मक्का के अधीन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। बिहार में चरम सिंचाई क्षमता कितना 170.54 लाख हेक्टेयर अनुमानित है। इसमें भूतल और भूजल दोनों प्रकार के संसाधनों का उपयोग करने वाली बृहद, मध्यम और लघु सिंचाई योजनाएं शामिल है। बड़ी और मझौली सिंचाई योजनाओं को चरम क्षमता, ठीक है, 53.55 लाख हेक्टेयर है और लघु सिंचाई की क्षमता 64.01 हेक्टेयर। ये सब आपको याद नहीं करना है, जब हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे वगैरह तो उसमें डाटा हम लोग कोशिश करेंगे याद करने का, ठीक है। सिंचाई परियोजना कोई जरूरत नहीं जानने का, ये सब डाटा हम लोग के लिए नहीं जानना है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो कल के क्लास में अन्य सिंचाई परियोजना, बागमती परियोजना देखेंगे। सीतामढ़ी में रामनगर में एक बांध बनाया गया, यहाँ से हम लोग कल के क्लास में हम लोग देखेंगे। ये सब नहीं याद करना है, ठीक है, ये सब नहीं याद करना है, सर ठीक है, भूजल समझ और गए। भूतल क्या होता है? भूजल ग्राउंड वाटर, आप जो पानी जो पीते चापाकल से निकाल के वो भूजल ही है, ठीक है, समझ गए।